अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। वालेकुम सलाम। आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी रिजवान, आवाज़ आ रही है आपकी। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी आप स्टार्ट करें, आवाज आ रही है। रिजवान, हेलो। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज जो है ना मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ क्लिनिकल का एक हमारा टॉपिक है, तो दैट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इम्यून सिस्टम का सप्रेस हो जाना। तो इसमें जो सप्रेशन ऑफ द बॉडीज इनेट एबिलिटी टू वार्ड ऑफ द डिजीज एंड द इन्फेक्शन इज नाउन एज द इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन जो है ना वो दो वजूहत की वजह से हो सकता है। एक तो क्या है कि कोई डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, और दूसरा अगर हम कोई ड्रग यूज़ करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। और जैसे कि डिजीज़ में ये एड्स है, HIV एड्स के अंदर इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक हो जाता है और बॉडी को जो है ना वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और इसमें फार्मास्यूटिकल एजेंट हम अगर कोई यूज़ करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल कैंसर के अंदर, तो उसमें इम्यून सिस्टम जो है ना वो सप्रेस हो जाता है। ये इसकी काजिज़ है। और समटाइम्स जो है ना वो हम अपने इम्यून सिस्टम को खुद से सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना होता है तो उसके लिए जो है ना वो बॉडी जो है ना वो अगर कोई ऑर्गन हम अगर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसमें ऑर्गन को जो है ना वो एज एंटीजन लेती है, तो फिर उसके खिलाफ जो है ना वो अपनी मुज़ाहमत करती है। लेकिन इसमें जो है ना वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो है ना वो हम इधर फिर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्शन से हम बच सकते हैं। तो इसमें जो है ना वो डेलिब्रेटली हम इंड्यूस करते हैं इम्यूनोसप्रेशन। नेक्स्ट जो है ना वो इन नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग्स हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। तो इन ड्रग्स को जो है ना वो हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स कहते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं और एंटी रिजेक्शन ड्रग्स कहते हैं। और दीज मेडिकेशंस आर द ड्रग्स दैट इनहिबिट और प्रिवेंट द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इन ड्रग्स में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इनमें हम देखते हैं सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स, बायोलॉजिकल काइनेटिक एजेंट्स हैं, नाइजिंग रेडिएशन है,
और एज़ाथायाप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रेक्सेट वगैरह। तो ये हम इसका जनरल मैकेनिज्म जो है ना वो हम देखते हैं। तो इसका इसके लिए हमें जो है ना इम्यून सिस्टम की जो है ना वो हमें जो प्रोसेस होता है बॉडी को इम्यून रखने के लिए, वो हम देखते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि एंटीजन को जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। जो कि हम स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें हम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि हमारे पास HLA जो है ना ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, और इसके साथ ही नीचे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जो कि क्या करता है कि एंटीजन जो होती है ना उसको जो है ना वो प्रेजेंट करता है। तो इसमें जो है ना जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ना वो एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, तो उसमें जो है ना वो फिर इंटरल्यूकिन्स जो है ना वो साइटोकाइंस जो इंटरल्यूकिन्स 1 है ना वो सक्रीट करेगा। वो सक्रीट जब करेगा तो उसकी ये इंटरल्यूकिन्स 1 जो है ना वो फर्दर CD4 जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनकी जो है ना वो एक्टिवेशन करेगा, जो कि इंटरल्यूकिन 2 को सक्रीट करेगा। उससे फर्दर हमारे पास CD4 और की जो है ना वो CD4 और CD8 की प्रोलिफरेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास सेल रिलेटेड इम्यूनिटी जो है ना वो हमारे पास होगी, जिसकी वजह से जो है ना वो बॉडी को जो है ना वो कोई इन्फेक्शन से जो है ना बचा जा सकता है। तो लेकिन इसमें जो है ना वो अगर हम बात करते हैं प्रेडनिसोन की, तो वो प्रेडनिसोन जो है ना वो इंटरल्यूकिन 1 की जो है ना जो जीन्स है उसको सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 1 जो है ना वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से जो है ना वो जब एंटीजन प्रेजेंट करते हैं तो इंटरल्यूकिन 1 ही सेक्रेट नहीं होने देते। वो नहीं सेक्रेट होंगे तो हमारे पास CD4 जो सेल्स हैं ना वो एक्टिवेट नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर इंटरल्यूकिन 2 भी नहीं बनेगा और फर्दर जो है ना वो प्रोलिफरेशन नहीं होगी। तो ये जो है ना इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक रहेगा। इसी तरह ही जो है ना ये साइक्लोस्पोरिन है, ये इंटरल्यूकिन 2 को जो है ना वो करेगी, और साथ इसी तरह एज़ाथायाप्रिन है जो कि हमारे पास CD4 सेल्स की प्रोलिफरेशन को जो है ना वो रोक देती है। तो ये था जनरल मैकेनिज्म कुछ ड्रग्स का। ये अब हम जो है ना वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को देखते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है ना वो क्या करते हैं कि ये भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जो है ना वो सप्रेस करते हैं। ये करते हैं क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो साइटोकाइंस है इंटरल्यूकिन्स 1 और इंटरल्यूकिन 2 वगैरह जो जितने भी हैं और TNF अल्फा जो है ना इनको इन साइटोकाइंस को जो है ना वो इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर जो है ना CD4 सेल्स की जो है ना वो हमारे पास प्रोलिफरेशन नहीं होती। तो जो है ना वो हमारे पास इम्यूनिटी जो है ना वो वीक होती है। स्मॉलर द साइटोकाइन प्रोडक्शन रिड्यूसेस द T सेल प्रोलिफरेशन। और इसी तरह ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर जो है ना वो करती है। और इसी तरह ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो है ना वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर भी इसी तरह जो है ना वो इंटरल्यूकिन्स की जो है ना वो सप्रेशन हो जाती है। जब इंटरल्यूकिन्स की सप्रेशन होती है तो इसी तरह ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर बीटा सेल्स जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडी सेक्रेट नहीं होती। जब एंटीबॉडी सेक्रेट नहीं होगी तो फिर जो है ना वो इम्यून सिस्टम वीक होगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट जो है ना जब भी हम ड्रग्स देते हैं तो हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है ना वो सप्रेस हो गया तो हमारे पास उसके इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन होते हैं। और साथ ही जो है ना कम्युनिटी एक्वायर्ड एंड द अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन होते हैं ना वो होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही हाइपरटेंशन है, हाइपरग्लाइसीमिया, पेप्टिक अल्सर, लीवर एंड किडनी इंजरी हो सकती है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट के, वो हमें टिपिकली जो है ना वो बहुत कमज़ोर नज़र आएंगे और वेरी इल होंगे एंड ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शन। और इसके लिए इनका जो पैरामीटर्स होता है कंप्लीट ब्लड काउंट जो है ना वो उनके अंदर डीरेंजमेंट हो जाएगी। इसके साथ ही रेस्पिरेटरी एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगे और दूसरे ऑर्गन से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। और बच्चों के अंदर जो है ना नॉर्मल डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रेटर रिस्क ऑफ रिस्क है हमारे पास इन्फेक्शन का। तो इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? इसको जो है ना डायग्नोज जो है हम ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट हम करेंगे और पार्टिकुलरली वाइट ब्लड सेल को काउंट को हम देखेंगे और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को देखेंगे जो हमें इम्यूनिटी के बारे में हम बताएंगे। और इसी तरह हम सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में हम देखेंगे। और इसको हम ट्रीट जो है ना वो कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले इसके अंडरलाइन कॉज का पता होना चाहिए। अगर हमें अंडरलाइन कॉज का पता चल जाता है तो हम इसे अच्छे से जो है ना वो ट्रीट कर सकते हैं। तो जिस तरह के ये हमारे पास इन्फेक्शन हैं तो इसको जो है ना वो हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी दे के जो है ना वो हम इसको ट्रीट करेंगे और इसके एंटीमाइक्रोबियल्स एंटीबायोटिक्स देंगे जो, और इसके साथ जो इसका प्रोट्रैक्टेड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है ना वो उसको पूरा करना ज़रूरी है। तो इसके साथ जो है ना नेक्स्ट हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंट्रावेनियसली और सबक्यूटेनियसली देंगे जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। इसके साथ ही जो इंटरफेरोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स भी दे सकते हैं जो कि इम्यूनिटी को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करेगी। That is from my part. Next, I would like to invite Shumail
to present your presentation and continue the presentation. आवाज आ रही है? क्लास मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. And the topic of my presentation is urticaria. अर्टिकेरिया को बेसिकली हम हाइव्स भी कहते हैं और ये बेसिकली स्किन पर व्हील्स या कुछ स्वोलन रेड बम्प्स बन जाते हैं, ये स्वेलिंग्स होती हैं, इनको हम अर्टिकेरिया कहते हैं. ये किसी भी वजह से हो सकती हैं, कोई एलर्जन की वजह से भी हो सकती हैं और ये अननोन रीजन की वजह से भी हो सकती हैं, जिनको हम फिर इडियोपैथिक कहते हैं. हाइव ज़्यादातर इचिंग कॉज करती हैं, उसके अलावा बर्निंग या स्टिंगिंग सेंसेशंस भी कॉज कर सकती हैं. अर्टिकेरिया इज अ कॉमन प्रॉब्लम और ये एस्टिमेटेड है कि अप टू 20% ऑफ पॉपुलेशन या फिर 5 लोगों में से किसी एक को कभी ना कभी अपनी लाइफ में अर्टिकेरिया जरूर हुआ होता है. साइंस एंड सिम्टम्स, इसमें व्हील्स और वेल्स आते हैं. व्हील्स बेसिकली स्वेलिंग्स होती हैं, सेंट्रल स्वेलिंग स्किन पे, जिसके इर्द गिर्द एरिथमा होता है. व्हील्स बेसिकली सेंट्रल स्वेलिंग होती हैं स्किन पर, जिसके इर्द गिर्द एरिथमा यानी कि रेडनेस होती है. उसके अलावा इचिंग, एंजियोडिमा भी और बर्निंग और स्टिंगिंग सेंसेशंस वगैरह इसमें आती हैं. अब व्हील क्या होता है? व्हील बेसिकली ये ट्रांजिएंट यानी टेम्परेरी है और इची एलिवेटेड स्वेलिंग्स हैं स्किन के ऊपर. इसके इर्द गिर्द ज़्यादातर एरिथमा होता है. एरिथमा हम कहते हैं स्किन की रेडनेस को, जो बेसिकली इसलिए होते हैं क्योंकि स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है. उसके अलावा इसके साथ बर्निंग और इचिंग सेंसेशंस भी होती हैं.
और ऑलमोस्ट 1 से 24 आवर्स में ये रिजॉल्व हो जाती है। उसके अलावा एक सिम्टम एंजियोडिमा भी है। एंजियोडिमा बेसिकली स्वेलिंग है लोअर डर्मिस या फिर सबक्यूटिस की। ज़्यादातर ये लिप्स, आईलिड्स और जेनिटेलिया के इर्द गिर्द होती है। इसमें इचिंग भी होती है, समटाइम्स पेन भी होती है और इसको रिजॉल्व होने में ऑलमोस्ट 72 आवर्स लग सकते हैं। और ये भी है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ केसेस जो अर्टिकेरिया के हैं उसके साथ एंजियोडिमा होता है। अच्छा, अब अर्टिकेरिया की क्लासिफिकेशन क्या है? इसको हम बेसिकली स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया में और इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया, कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया और अर्टिकेरिया वस्कुलाइटिस में डिवाइड करते हैं। जो स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया है वो आगे से एक्यूट, क्रॉनिक और एपिसोडिक अर्टिकेरिया में डिवाइडेड है। और इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया, इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, इसको हम फिजिकल अर्टिकेरिया भी कहते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया है और अर्टिकेरिया वस्कुलाइटिस है। स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया में एक्यूट और क्रॉनिक को हम डिस्कस करेंगे। जो एक्यूट अर्टिकेरिया है ये वो अर्टिकेरिया जो 6 मंथ से कम अरसे के लिए रहे, तो ये एक्यूट है। इसके अंदर डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, जैसे ड्रग्स हो सकती हैं, इससे ड्रग से आपको रिएक्शन होता है तो अर्टिकेरिया हो जाता है। जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, एस्पिरिन, एनएसएइड्स, एस इनहिबिटर्स, सल्फोनामाइड्स, कोडीन, मॉर्फिन वगैरह। इसके अलावा कुछ फूड भी होते हैं, मिल्क, एग्स, पीनट्स, सीसैम, सोया व्हीट, शेलफिश, फिश वगैरह। फिर कुछ फूड एडिटिव्स, इन्फेक्शंस, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल। उसके अलावा इंसेक्ट्स बाइट्स, स्टिंग्स वगैरह हो सकते हैं। फिर कॉन्टैक्टेंट्स एंड इनहेलेंट्स, इसमें बेसिकली एनिमल डैंडर, लैटेक्स वगैरह आ जाता है। ये आगे भी हम देखेंगे कॉन्टैक्ट अर्टिकुलाइटिस में ये आ जाएगा। और फिर क्रॉनिक अर्टिकेरिया। जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया है ये वो है जो 6 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए रहे, तो वो क्रॉनिक अर्टिकेरिया है। और ये इडियोपैथिक होता है, इससे कोई डिफाइंड कॉज नहीं होती है सच। और दूसरा इसके जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं उसके अलावा इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मसल वीकनेस, सोरनेस, वॉमिटिंग, डायरिया ये भी एसोसिएटेड होता है। वीक्स वगैरह और स्वेलिंग के अलावा ये चीज़ें भी आती हैं और ये दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है, लंग्स को, मसल्स को, जीआईटी को भी इफेक्ट कर सकता है। इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया है नेक्स्ट। इसमें आता है फिजिकल अर्टिकेरिया। फिजिकल अर्टिकेरिया है जो किसी भी तरह स्किन की डायरेक्ट स्टिमुलेशन की वजह से हो। इसके अंदर डिफरेंट इसके वजूहत हो सकती हैं, कोल्ड की वजह से, हीट की वजह से, सन एक्सपोजर, प्रेशर, स्वेटिंग या एक्सरसाइज की वजह से स्किन जो मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट कर गया और इससे एलर्जी या अर्टिकेरिया हो गया। एक और इसकी जो टाइप है फिजिकल अर्टिकेरिया के अंदर ही आती है, इसको डर्मेटोग्राफिज्म कहते हैं। डर्मेटोग्राफिज्म बेसिकली ये कि जब कभी जैसे स्किन की स्ट्रोकिंग करो या स्क्रैचिंग करो स्किन की, या किसी भी तरह स्किन पर प्रेशर अप्लाई करो, तो उसी शेप में उन्हीं लाइंस पर स्वेलिंग या व्हील्स अपीयर हो जाते हैं। इसको डर्मेटोग्राफिज्म कहते हैं, जैसे ये सामने पिक्चर के साथ दिखाई गई है। फिर अर्टिकेरियल वस्कुलाइटिस है। अर्टिकेरियल वस्कुलाइटिस बेसिकली ये अर्टिकेरिया और वैस्कुलाइटिस दो अलग अलग चीज़ें हैं, डिसऑर्डर्स हैं जिनका मिक्सचर है ये। इसमें ये है कि लगता ऐसी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये अर्टिकेरिया है, लेकिन जब उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्किन को एग्जामिन करते हैं तो फिर वस्कुलाइटिस निकलता है। और वस्कुलाइटिस क्या है? बेसिकली ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन है वस्कुलाइटिस, और जिसकी वजह से जो इसमें जो व्हील्स अपीयर होते हैं वो रेड होते हैं, जो मतलब इन्फ्लेमेशन से पूरी रेड होती हैं। फिर कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया है, किसी भी केमिकल या बायोलॉजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकती है, एनिमल डैंडर और लैटेक्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। कॉजेज ऑफ अर्टिकेरिया, इसके अंदर एक तो आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड, आईजी मीडिएटेड जो कॉजेज हैं, उनमें एरियल एलर्जेंस हैं, कॉन्टैक्ट एलर्जेंस, फूड एलर्जेंस, इंसेक्ट वेनम्स, मेडिकेशंस और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस ये आ जाते हैं। कुछ हैं जो नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड हैं, मतलब ये वो है जो कि ऐसा किसी ट्रिगर से, किसी एक्सटर्नल ट्रिगर से नहीं एसोसिएटेड, बल्कि ये बॉडी का अपना ही कोई मैकेनिज्म या कोई मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से हो रही है। ऑटोइम्यून डिजीजेस, इन्फेक्शंस, लिम्फोमा, वैस्कुलाइटिस ये नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड की टाइप्स हैं। फिर एक है जो नॉन इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड है। इनमें है जैसे बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाए, या फूड ड्यूडर एलर्जेंस,
या लाइट की वजह से या मेडिकेशंस जो कि डायरेक्ट मास सेल ग्रेनुलेशन कॉज करा देती हैं। तो कोई फिजिकल स्टिमुलाई है, वाटर की वजह से भी कुछ लोगों को हो जाती है अर्टिकेरिया, तो वो इसमें आता है। उसके अलावा कुछ इडियोपैथिक कॉजेज हैं, हेरिडिटरी भी हो सकती है ये अर्टिकेरिया और एक्वायर्ड भी हो सकती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी वही है जो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। एलर्जन जैसे आया है, आईजी एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया है, वो जाकर मास्ट सेल को जाके बाइंड किया और उससे डीग्रेनुलेशन हो गई है और फिर हिस्टामिन्स वगैरह रिलीज हुई हैं और हिस्टामिन्स ने आगे इन्फ्लेमेशन और व्हील्स और अर्टिकेरिया कॉज कर दिया। हिस्टामिन्स कैसे व्हील्स वगैरह कॉज करती हैं या स्किन रिस्पॉन्स कैसे कॉज करती हैं, उसमें ये कि हिस्टामिन्स एक तो वेसोडाइलेशन कॉज करती हैं, उसके अलावा वेसल परमेबिलिटी भी ज़्यादा कर देती हैं, यानी वेसल्स का जो डायमीटर है वो भी ज़्यादा हो जाता है और वेसल्स की जो परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से प्लाज्मा लीकेज हो जाती है, जिससे व्हील्स अपीयर होते हैं। उसके अलावा जो हिस्टामिन है वो नर्व एंडिंग्स को भी स्टिमुलेट करती है, जिससे प्लूराइटिस के सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे इचिंग, स्टिंगिंग वगैरह। फिर न्यूरोपेप्टाइड रिलीज की वजह से स्किन रिस्पॉन्स फ्लेयर की फॉर्म में आता है, यानी कि सारे सिम्टम्स हैं वो थोड़े ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं, इसको फ्लेयर कहते हैं। आगे भी ये दिखाया गया है कि जैसे लो डोज में जैसे एंटीजन गई है अंदर, मास सेल डीग्रेनुलेशन हुई है और किस तरह से इसने वेसल्स पे इफेक्ट किया है। अच्छा, इसका जो डायग्नोसिस है, इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मतलब हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, कोई इसकी पुरानी हिस्ट्री है किसी इन्फेक्शन की, एलर्जीज की। उसके अलावा उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके व्हील्स वगैरह को देखते हैं और इसके अलावा पेशेंट से पूछते हैं कि क्या टाइमिंग है और क्या सिम्टम्स किस तरह से, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स कैसे है और कितनी देर के लिए रहते हैं और सिम्टम्स, इन मेन सिम्टम्स के साथ कोई दूसरे सिम्टम्स तो नहीं आते, जैसे कि और इसके अलावा कोई ट्रिगर्स क्या है, किस वजह से होते हैं, कोई मेडिकेशन है, कोई सप्लीमेंट है या कोई रिसेंट इन्फेक्शन हुए थे या कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह। अच्छा, जो लैब असेसमेंट्स हैं, सबसे पहले तो हम इसका सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर करते हैं और यूरिन एनालिसिस करते हैं। फिर जो कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए खास टेस्ट है, उनमें स्टूल एग्जामिनेशन है, जो यूरिन एनालिसिस है और जो स्टूल टेस्ट वगैरह हैं, ये हम बेसिकली करते हैं ताकि हम रूल आउट कर सकें इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शंस को रूल आउट कर सकें। फिर जो ब्लड केमिस्ट्री प्रोफाइल है वो करते हैं। फिर कुछ और टेस्ट, हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस सी के टेस्ट करते हैं, स्किन टेस्ट वगैरह हम करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी को रूल आउट कर सकें। फिर कुछ और टेस्ट हैं, इसमें हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी टेस्ट करते हैं और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम ऑटो इम्यून डिजीज को रूल आउट कर दें। कुछ ड्रग टेस्ट भी होते हैं ताकि हम ड्रग की वजह से तो ये रिएक्शन या ये अर्टिकेरिया नहीं हो रहा, इस बात को रूल आउट कर सकें। इसकी ट्रीटमेंट में जो हम ड्रग्स यूज करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि जो भी ट्रीटेबल कॉज है, जो भी ट्रिगर है, उस कॉज को पहले ट्रीट करो या उस ट्रिगर से अवॉइड करो उसको, ऐसे करो। इसमें जो ड्रग्स आती हैं उनमें सबसे पहले तो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स हैं। एंटीहिस्टामिन सबसे पहले फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है, उसमें भी H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिनिक्स पहले हम यूज करते हैं। इसमें भी 2 जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें डाइफेनहाइड्रामीन, हाइड्रोक्सीडीन, क्लोरफेनाइरामीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जनरेशन में लोरेटाडीन, डेस्लोरेटाडीन, सेक्सोपेनाडीन, सिटाइरोजीन, लेवोसिटाइरोजीन। फिर H2 एंटीहिस्टामिनिक्स आती हैं, इसमें सिमेटिडीन, फैमेटिडीन, ट्रिमेटिडीन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में अमेलिजुमैब, डिकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में मोंटेलिक्वेस्ट, ज़ेफिलिक्वेस्ट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन। और कुछ दूसरे जो ड्रग्स हैं, अगर फर्स्ट लाइन थेरेपी वगैरह से इफेक्ट नहीं आ रहा तो उसमें साइक्लोस्पोरिन, सल्फासेलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, टेक्रोलिमस, डैक्सोन ये यूज करते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर साइट ऑफ एक्शन क्या है जो ड्रग्स जो डिस्कस किए हैं वो दिखाया गया है। अब जो ड्रग्स मास सेल एक्टिवेशन को इनहिबिट करते हैं, उनमें जैसे अमेलिजुमैब आ जाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जो मास सेल डीग्रेनुलेशन को इनहिबिट करते हैं, उनमें एंटीहिस्टामिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस वगैरह आ जाते हैं। और जो जाके टारगेट ऑर्गन्स पे जो हिस्टामिनिक जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करती हैं, उनमें एंटीहिस्टामिन्स, एंटील्यूकोट्राइन्स, डेप्सोन वगैरह ये आ जाते हैं। अच्छा, जो हमारी ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं, उसमें एक्यूट अर्टिकेरिया के लिए हम एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, क्रॉनिक के लिए हम एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करते हैं।
जो एक्यूट एरिया है उसमें सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है वो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स होती हैं। अब सेकेंड जनरेशन इसलिए क्योंकि सेकेंड जनरेशन सबसे पहले तो नॉन सेडेटिंग है, एक तो नॉन सेडेटिंग है, दूसरा ये कि इनकी लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग है इसलिए इनकी इतनी फ्रीक्वेंट डोजिंग नहीं करनी पड़ती, वंस पर डे इनको देते हैं। अगर इनसे इफेक्ट नहीं हो रहा तो फिर हम फर्स्ट जनरेशन जो एंटीहिस्टामिनिक्स हैं वो यूज़ करते हैं। इनका ये है कि ये ज़्यादा सेडेटिंग होती हैं, इसके अलावा फ्रीक्वेंट डोजिंग भी करनी पड़ती है इनकी, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स अ डे इनकी डोजिंग करनी पड़ जाती है। अच्छा, H1 जो एंटीहिस्टामिनिक्स है ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, लेकिन अगर इससे इफेक्ट नहीं आ रहा या फिर रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हम H2 एंटीहिस्टामिनिक्स को भी जो है ना इनके साथ कॉम्बिनेशन में दे देते हैं। और उसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक्स के साथ हम कभी कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तब देते हैं जब सिम्टम्स सीवियर हो या सिम्टम्स को रिजॉल्व करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रेडनिसोन वगैरह देते हैं। और अच्छा, अगर ऐसे है कि एंजियोडीमा बहुत सीवियर है जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, जैसे लिप्स का एंजियोडीमा है या फिर थ्रोट का एंजियोडीमा वगैरह जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, तो हम इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रीन वगैरह देते हैं। जो क्रॉनिक हर्टिकेरिया है इसके लिए जो हम अप्रोच यूज करते हैं वो स्टेप वाइज थेरेपी बेसिकली करते हैं। इसमें ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक से। सेकंड जनरेशन से हम शुरू करते हैं, लेकिन अगर जो है ना वो सफिशिएंट कंट्रोल नहीं आता 2 वीक्स तक, फिर हम सेकंड जनरेशन के डोज को टाइट्रेट करते हैं। मतलब उसके जो नॉर्मल डोज हम दे रहे होते हैं उसको 2 to 4 टाइम्स उसको इंक्रीज कर देते हैं इस तरह से, या मतलब देखते हुए सिचुएशन को देखते हुए उसको टाइट्रेट कर लेते हैं। इसमें ये भी है कि अगर हम डोज ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली उसके एरियाज भी ज़्यादा आ सकते हैं। फिर अगर 4 वीक्स तक फिर इनसफिशिएंट कंट्रोल है और फिर हम सेकंड जनरेशन कोई हम दूसरी सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम इसके साथ कॉम्बिनेशन में दूसरी ड्रग्स डाल सकते हैं, जो जैसे H2 ब्लॉकर, कोई और H2 ब्लॉकर। उसके अलावा फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स ऐड कर सकते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दे सकते हैं अगर सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हैं तो। फिर भी अगर 4 वीक्स तक अभी भी सफिशिएंट कंट्रोल नहीं आया, फिर हम दूसरी थेरेपीज की तरफ, जो सेकेंड लाइन थेरेपीज है उनकी तरफ जाते हैं। इसमें ओमेलिजुमैब है, उसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, टेक्रोलिमस वगैरह ये यूज़ करते हैं। इन ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं? एंटीहिस्टामिन्स जो फर्स्ट जनरेशन है हम कहते हैं कि बहुत सेडेटिव हैं, इसलिए इनकी साइकोमोटर परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाती है। ड्राउजीनेस, डिक्रीज्ड रिएक्शन टाइम, कंफ्यूजन, डिजीनेस, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन वगैरह इसमें आती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स हैं उनके एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन एडीआरस कम है। इनमें ड्राउजीनेस, फटीग, हेडेक, नोजिया, ड्राई माउथ, जितने भी एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम्स हैं वो आते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो ओमेलिजुमैब है इनके बारे में ये है कि इनकी जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है, इतने खास साइड इफेक्ट्स नहीं आते। जो कुछ छोटे साइड इफेक्ट्स आते हैं वो नोजिया, डिजीनेस, टायर्ड फीलिंग, कोल्ड के सिम्टम्स जैसे कि स्टफी नोज, स्नीजिंग, साइनस पेन, कफ वगैरह। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अगर तो इतना प्रोलॉन्ग यूज नहीं है तब कोई इतने ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे अगर 3 मंथ से कम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें यही है कि इंक्रीज इन एपेटाइट, वेट गेन, इंसोम्निया, फ्लूइड रिटेंशन, मूड चेंजेस जैसे कि इरिटेशन वगैरह, एंशियसनेस आ सकती है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज इसका किया जाए, 3 मंथ से ऊपर इसको यूज़ किया जाए तो इसके काफ़ी सीवियर सिम्टम्स भी आ सकते हैं, मसल वीकनेस, बोन्स वीकनेस, और इसमें बोन डिसऑर्डर्स वगैरह आ सकते हैं इसके अंदर, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है हाइट्स के लिए? एक तो एलर्जीज हैं, जैसे लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी वगैरह होती है। फिर कोई इसकी पर्सनल हिस्ट्री तो नहीं है हाइट्स की, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है हाइट्स की, और कोई यूटीआई, हेपेटाइटिस और ये मसले। फिर मेडिकेशन जो है वो भी हो सकती हैं, फिर कोई एग्जिस्टिंग स्किन सेंसिटिविटीज, डिसइंफेक्टेंट्स, डाइज, इमोशनल ट्रिगर्स वगैरह। इसकी प्रिवेंशन ये है, प्रिवेंशन मतलब जब हाइव्स हो गए हैं उसके बाद क्या है, हॉट वाटर से स्किन को बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। अगर बेदिंग है तो बेदिंग इन कूल और ल्यूकवार्म वाटर। जो भी इरिटेंट्स हैं जो स्किन को इरिटेट कर रहे हैं उनसे उनको अवॉइड करना है। स्क्रैचिंग नहीं करनी स्किन की, और एक्सरसाइज, कैफीन, अल्कोहलिक बेवरेजेस, इमोशनल स्ट्रेस, इन सबको अवॉइड करना है। ये रेफरेंसेस हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।
जी आई थिंक के सबकी प्रेजेंटेशंस हो गई हैं। अच्छा, और कोई स्टूडेंट रहता है अभी? अच्छा सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रहता हूँ अभी। ठीक है प्रोफेसर, चलें। मीटिंग का टाइम सिर्फ 10 मिनट 9 मिनट्स रह गए हैं मीटिंग के, ठीक है? तो चलो जल्दी फाइनल ठीक कर है, लें। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है प्रोराइटस इन जनरल जी इचिंग। आ रही है। प्रोराइटस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स विद डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक्चुअली प्रोराइटस जो होती है ये आर्टिकेरिया का एक तरह का सिम्टम होता है। इसमें हमारे पास इच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि नर्व एंडिंग्स होती है एट द स्किन साइड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कॉर्निया। प्रोराइटस जो होता है वो यूजुअली स्किन डिजीज होती है और ये काज होती है, इसमें हमारे पास रैश भी हो सकता है, लेजन भी हो सकता है, और ये विदाउट रैश और लेजन हो सकती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो प्रोराइटिस जो होता है ये अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है और इमोशनल एक्सपीरियंस है होता है associated with an actual or perceived disturbance to the skin that provokes the desire to scratch, जिसमें हमारा दिल करता है कि हम स्किन के ऊपर स्क्रैच वगैरह करें, उसे जो है ना वो रगड़ें। इसके काजेज जो होते हैं वो एनाफिलेक्टिक शॉक रिएक्शंस होते हैं जो कि सर्टेन ड्रग्स की वजह से होते हैं। इनमें हमारे पास एस्प्रिन होती है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं जिसमें हमारे पास एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। और प्रोराइटिस जो होते हैं ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से भी हमारे पास काज होते हैं। अगर इसमें काजेज में हमारे पास सिस्टमिक डिजीज आ जाती है जिसमें हमारे पास लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, डायबिटीज वगैरह और नर्व डिसऑर्डर्स होती हैं। Irritation and allergic reaction. Wool, chemicals, cosmetics, soaps and other substances can irritate the skin and cause itching. हमारे पास कुछ होता है कि इचिंग जो होती है ना वो फूड एलर्जीज की वजह से भी हो सकती है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास ये होता है कि जो अलर्जेंस होते हैं वो हमारे स्किन के साथ कम इन कॉन्टैक्ट आते हैं, जिसकी वजह से एपिडर्मल नर्व एंडिंग्स को रिस्पॉन्स देते हैं और मास्ट सेल प्रोड्यूस होते हैं और मास्ट सेल्स में हिस्टामिन रिलीज होती है। More pruritus results in more scratching leading to more itching and the itch scratch. जितनी हम ज्यादा स्क्रैच करते हैं उतनी ज्यादा प्रोराइटिस होता है। सिम्टम्स में हमारे पास आता है क्रैक स्किन होती है, उसके बाद स्केली टेक्सचर ऑन द स्किन होता है, व्हील्स होते हैं, इन्फेक्शन, चेंजेस इन पिगमेंटेशन। अच्छा, आर्टिकेरिया और प्रोराइटिस में मेन डिफरेंस ये है कि प्रोराइटिस में जो होता है वो पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जबकि आर्टिकेरिया में हमारे पास व्हील्स का जो होता है ना वो ज्यादा बनते हैं। Pruritus is more severe at night and is less frequently reported during waking hours due to distraction by daily activities. डायग्नोसिस में हम जो होता है वो हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि आप में से आपको पहले ये थी या नहीं थी, आपकी फैमिली में से किसी को है। उसके बाद उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते हैं, ईएसआर चेक करते हैं, उसके लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं जिसमें हम उसका एएसटी और एएलटी लेवल का चेक करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, थायराइड abnormalities such as hypothyroidism may cause itching. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। इसमें हम जो होते हैं ना वो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जिसमें हमारे पास प्रेडनिसोलोन होते हैं और डेक्सामेथासोन होते हैं। ओरल एंटीहिस्टामिन्स देते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन होता है और सेकंड जनरेशन होता है। अदर्स में हमारे पास जो होता है वो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं such as dozepin may be prescribed for pruritus of neuropsychogenic origin, treating the underlying causes and light therapy. ये हम एक तस्वीर मिली थी लाइट थेरेपी की, किस तरह लाइट थेरेपी की जाती है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इससे सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस होती है जिसमें हमारे पास स्किन इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है और स्केलिंग हो सकती है। दैट्स इट। सर मेरा कंप्लीट हो गया। चलें ठीक है। बस ये हसनात ये आप वीडियो लाजमी अपलोड कर देगा फेसबुक पे और इंशाल्लाह
फ्राइडे को 3 बच्चों की प्रेजेंटेशन है, फ्राइडे को मुलाकात होती है, ठीक है? ठीक है सर।